हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, आर्बिट्रेटर, हिज पावर्स एंड ड्यूटीज़। यानी कि आर्बिट्रेटर कौन होता है, उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं और क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो इससे पहले की वीडियोज़ में हमने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की है, जैसे कि इस एक्ट के सेलिएंट फीचर्स के बारे में, आर्बिट्रेशन के बारे में, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। हमने इस एक्ट के पार्ट 3 यानी कंसिलिएशन के बारे में भी बात करी है अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का एक बेसिक इन्फो जान लेते हैं। ये एक्ट किस चीज़ से रिलेट करता है? ये एडीआर से रिलेट करता है। एडीआर यानी ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, यानी कि अगर किन्हीं दो पार्टीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करने का ऑल्टरनेटिव मेथड ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं? आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन और भी बहुत सारे मीन्स हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के। तो यहाँ पर यह बात अराइज होगी कि डिस्प्यूट रिजॉल्व तो कोर्ट भी करती है, नॉर्मल कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्यों ना हम अपना जो भी डिस्प्यूट है वो कोर्ट में एज अ सूट फाइल कर दें और कोर्ट उस पर अपना डिसीजन दे देगी। लेकिन एडीआर का प्राइमरी गोल ही यही है कि हम कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकें विदाउट एनी नीड ऑफ लिटिगेशन, यानी कोर्ट में सूट फाइल करे बिना ही हम ऑल्टरनेटिव मेथड से जो भी अपना डिस्प्यूट है इसे रिजॉल्व कर सकें। और इसका ये एडवांटेज है कि जो कोर्ट प्रोसीजर्स होते हैं वो काफ़ी लेंदी होते हैं, कभी कभी एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन एडीआर के जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो लेस एक्सपेंसिव, लेस फॉर्मल और स्पीडी होते हैं। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन या ट्रेड यूनिट्स होती हैं वो एडीआर मैकेनिज़्म यूज़ करती हैं अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। और एडीआर मैकेनिज़्म तब और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जबकि जो दो पार्टीज़ के बीच में बिजनेस रिलेशंस हैं या जो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उसे हम किसी नॉर्मल जज या ज्यूरी को समझा नहीं सकते। लेकिन जो एक आर्बिट्रेटर होता है जिसे इन चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज होती है वो अच्छे से इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है और एक बेटर डिसीजन पर आ सकता है। इसीलिए जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और ट्रेड यूनिट्स हैं वो एडीआर मैकेनिज़्म अडॉप्ट करती हैं, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, लेस फॉर्मल होते हैं और स्पीडी ट्रायल होता है इनके अंदर, यानी कम समय के अंदर जो भी डिसीजन होता है उस पर जो आर्बिट्रेटर होता है वो आ जाता है, तो इनका टाइम वेस्ट नहीं होता है। अब बात करते हैं आर्बिट्रेशन की। तो आर्बिट्रेशन का मतलब होता है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जो भी डिस्प्यूट है पार्टीज़ के बीच में उसे रिजॉल्व कराना और किसी एक डिसीजन पर आना, यानी कि अवार्ड पास करना। तो वो जो थर्ड पर्सन है वो कौन होता है? वो होता है आर्बिट्रेटर। एक आर्बिट्रेटर है जो कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को एडजस्ट करता है और दोनों पार्टीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करता है और किसी एक फाइनल डिसीजन पर आता है। अब अगर हम नॉर्मल सेंस में बात करें तो आर्बिट्रेटर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो पार्टीज़ की म्यूचुअल कंसेंट से अपॉइंट किया जाता है, जो कि उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करता है। यानी कि जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो अपनी म्यूचुअल कंसेंट से किसी एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करती हैं जो कि उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करेगा, और उस थर्ड पर्सन को आर्बिट्रेटर कहते हैं। किसी भी पर्सन को एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जा सकता है, बस वो साउंड माइंड का होना चाहिए और उसके अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो भी पार्टीज़ के बीच में डिफरेंस या डिस्प्यूट है उसे वो समझ सके और सेटल डाउन कर सके। जो आर्बिट्रेटर होता है वो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रिब्यूनल होता है जिसका डिसीजन दोनों पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग होता है और फाइनल होता है। और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो अपनी म्यूचुअल कंसेंट से किसी एक पर्सन को एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दें, उस आर्बिट्रेटर की कंसेंट भी चाहिए होती है कि जो भी पार्टीज़ का रेफरेंस है वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि वो उन दोनों पार्टीज़ के डिस्प्यूट का आर्बिट्रेटर बनना एक्सेप्ट कर रहा है, तब जाके ही वो एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा। अगर सिर्फ दोनों पार्टीज़ अपनी म्यूचुअल कंसेंट से डिसाइड कर लें कि ये जो पर्सन है ये हमारा आर्बिट्रेटर होगा तो उतना काफ़ी नहीं है। जिस पर्सन को वो अपॉइंट कर रहे हैं उस पर्सन का कंसेंट भी चाहिए होगा पार्टीज़ को। अब पार्टीज़ चाहें तो किसी भी पर्सन को एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती हैं। वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकती हैं। अगर पार्टीज़ अपनी चॉइस से किसी इनकम्पिटेंट या अनफिट पर्सन को एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेती हैं तो ये उनका खुद का लुकआउट होगा। अब मान लीजिए कई सारी पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है, तो उन पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी भी एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकती है अगर बाकी पार्टीज़ को कोई कंप्लेंट नहीं है इसके रिगार्डिंग। तो
यानी मान लीजिए 3-4 पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट है, तो उन्हीं पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकती है, अगर बाकी की जितनी पार्टीज़ हैं उन्हें कोई कंप्लेन नहीं है इस चीज़ से रिगार्डिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं वो अपनी तरफ से एक आर्बिट्रेटर नॉमिनेट कर सकती हैं या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर भी नॉमिनेट कर सकती हैं। और अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर नॉमिनेट किए जा रहे हैं, उसके बाद जितने भी आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाएंगे वो जॉइंटली एक्ट करेंगे एज आर्बिट्रेटर्स। और जहाँ पर 2 से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स होंगे वहाँ पर मेजॉरिटी का जो डिसीजन होगा वही फाइनल होगा और वही बाइंडिंग होगा। मान लीजिए कि 5 आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए गए हैं, 3 फेवर में हैं किसी एक डिसीजन के और 2 किसी और डिसीजन के फेवर में हैं, तो जहाँ मेजॉरिटी है यानी कि जो 3 आर्बिट्रेटर्स हैं जो पर्टिकुलर डिसीजन पर हैं उनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। अब हम बात करते हैं पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर के बारे में, यानी कि आर्बिट्रेटर के पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं। फर्स्ट, ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट under certain restrictions. Second, order dissolution of partnership. Third, award interest. Fourth, fixed times of payment. Fifth, award cost. Sixth, determine the question of heirs or legal representatives of a deceased party to the arbitration agreement. यानी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जिस पार्टी का नेम मेंशन था, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बिहाफ पे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसका हेयर कौन होगा ये डिटरमाइन करना भी एक आर्बिट्रेटर की पावर है। 7th, construe the contract to determine the actual parties to the contract. कॉन्ट्रैक्ट में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको इंटरप्रेट करके जो भी एक्चुअल पार्टीज़ हैं उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग उनको डिटरमाइन करना। 8th, अवॉर्ड कॉस्ट ऑफ द रेफरेंस ऑफ अवॉर्ड। तो ये तो बात हो गई पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर के बारे में, यानी कि आर्बिट्रेटर को कौन कौन सी पावर्स दी गई हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्बिट्रेटर के पास कौन कौन सी पावर्स नहीं होती हैं। तो जो फर्स्ट पावर आर्बिट्रेटर के पास नहीं होती है वो है ऑल्टर द टर्म्स ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यानी कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उनको वो ऑल्टर नहीं कर सकता, उनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता। सेकेंड, डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ एग्रीमेंट। थर्ड, ऑल्टर द कोर्स ऑफ लीगल डिवोल्यूशन। फोर्थ, मेक एक्स ग्रेशिया पेमेंट। एक्स ग्रेशिया पेमेंट का मतलब हुआ गिवन और डन एज अ गिफ्ट और फेवर नॉट बिकॉज देयर इज़ अ लीगल ड्यूटी टू डू इट, यानी कि जो क्लेम और डैमेजेस प्रोवाइड करने हैं वो प्रोवाइड करने की कोई लीगल लाइबिलिटी या लीगल ड्यूटी नहीं बनती है, फिर भी जो आर्बिट्रेटर है वो एज अ गिफ्ट या फिर फेवर के तौर पर जो पार्टी है उसको क्लेम और डैमेजेस अवॉर्ड कर दे। फिफ्थ पावर जो कि आर्बिट्रेटर के पास नहीं है वो है एक्सटेंड द डेट ऑफ डिलीवरी। सिक्स्थ, अवॉर्ड डैमेजेस अदरवाइज देन अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग ही वो डैमेजेस प्रोवाइड कर सकता है, उसके अलावा कोई भी डैमेजेस वो अवॉर्ड नहीं कर सकता है पार्टीज़ को। और अब हम बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ एन आर्बिट्रेटर के बारे में कि एक आर्बिट्रेटर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली ड्यूटी जो एक आर्बिट्रेटर की होती है वो ये है कि जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लिया गया है, उसे ये चीज़ चेक करनी है कि उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर में है या नहीं है। अगर उसका अपॉइंटमेंट ऑर्डर में नहीं होता है तो प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करने से पहले उसे ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि जो उसका अपॉइंटमेंट है वो प्रॉपर ऑर्डर में आ जाए। और जैसे ही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी उसे ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है और चेक करनी है कि जो भी डिस्प्यूट उसे प्रेजेंट किया गया है वो आर्बिट्रेशन के स्कोप के अंदर आता है कि नहीं आता है। क्योंकि मान लीजिए वो उस डिस्प्यूट को अगर रिजॉल्व कर देता है और उस पर एक अवार्ड पास कर देता है तो आगे चलकर वांट ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से कहीं वो अवार्ड रद्द ना हो जाए, तो जो भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का ऑब्जेक्ट था वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए उसे ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जो भी डिस्प्यूट उसे प्रेजेंट किया गया है वो आर्बिट्रेशन के स्कोप के अंदर आता है या नहीं आता है। और जो बाकी ड्यूटीज़ होती हैं आर्बिट्रेटर की वो हैं कि जैसे ही उसे पता चलता है कि दो पार्टीज़ ने अपने म्यूचुअल कंसेंट से उसे एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है तो उसे उस चीज़ पर अपनी भी कंसेंट देनी होती है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है। और उसके बाद अगर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर उसे एक अवार्ड पास करना होगा उस डिस्प्यूट के ऊपर। जो भी आर्बिट्रेटर होता है उसे जुडिशियली और इम्पार्शियली एक्ट करना चाहिए, यानी कि उसे किसी भी पार्टी का फेवर नहीं लेना चाहिए, उसे किसी भी पार्टी से सीक्रेटली कम्युनिकेट नहीं करना चाहिए या फिर जिस पार्टी ने उसे अपॉइंट किया है उसकी तरफ उसे फेवरिज्म नहीं शो करना चाहिए। उसे दोनों पार्टीज़ को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। उनसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स कि प्रॉपर हियरिंग का चांस दोनों को देना चाहिए, फेयर हियरिंग का। ये चीज़ हमें सेक्शन 18 में भी बताई गई है। और दोनों पार्टीज़ को रीज़नेबल टाइम और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि जो भी उनका रिस्पेक्टिव क्लेम है वो उसे आर्बिट्रेटर के सामने रख सकें। एक और ड्यूटी आर्बिट्रेटर की ये है कि उसे दोनों पार्टीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं होना चाहिए आर्बिट्रेटर और किसी भी पार्टी के बीच में।
और जो सब्जेक्ट मैटर है डिस्प्यूट का, उससे भी आर्बिट्रेटर का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यानी कि ना तो पार्टीज से ना सब्जेक्ट मैटर से जो आर्बिट्रेटर है उसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अब जैसा कि हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा कि उसका किसी भी पार्टी या सब्जेक्ट मैटर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, तो अगर ऐसी कोई सर्कमस्टेंस अराइज होती है जिससे किसी भी पार्टी को ऐसा लग सकता है कि जो आर्बिट्रेटर है उसका किसी अदर पार्टी से या सब्जेक्ट मैटर में कोई इंटरेस्ट है या कोई रिलेशन है, इस चीज़ का डाउट अराइज हो सकता है, तो जो आर्बिट्रेटर है उसको अपने अपॉइंटमेंट के बाद आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के बीच बीच में जहाँ भी ऐसा डाउट अराइज होता है उसके रिगार्डिंग रिटन में डिस्क्लोज करना होगा कि वो इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल है, उसका सब्जेक्ट मैटर से या किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। जो आर्बिट्रेटर होता है उसे किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट नहीं करना होता है, जैसे कि वो किसी भी पार्टी से ब्राइब एक्सेप्ट नहीं कर सकता है या इम्प्रॉपर ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, किसी भी पार्टी के थ्रू वो बायस नहीं हो सकता है या उनके थ्रू अपना फेवरिज्म नहीं दिखा सकता है। उसको एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर होना चाहिए। और जो आर्बिट्रेटर होता है उसकी एक ड्यूटी और होती है कि जो भी दो पार्टीज़ हैं जिनके बीच में डिस्प्यूट है वो उस डिस्प्यूट को सेटलमेंट के थ्रू सॉल्व करने का जो सुझाव है वो पार्टीज़ को दे सकता है। उसको जो सेटलमेंट है उसको इनकरेज करना चाहिए बाय मीन्स ऑफ मीडिएशन, कंसिलिएशन, जैसा कि हमें सेक्शन 30 में भी बताया गया है। जो आर्बिट्रेटर है वो अपनी अथॉरिटी एक्सीड नहीं कर सकता है, यानी कि जितना भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में चीज़ें मेंशन है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क वो अपनी तरफ से उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकता है। अब मान लीजिए कि एक आर्बिट्रेटर को डिसाइड करना है कि जो एक बायर है उसका राइट है इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स को रिजेक्ट करना कि नहीं, तो वो सिर्फ इसी मैटर पे जो है अपना डिसीजन दे सकता है। वो ये नहीं कह सकता कि जो बायर है उसे गुड्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कुछ अलाउंसेस के साथ, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्क हो जाएगा। उसका काम कितना है, उसका काम सिर्फ इतना है ये डिसाइड करना कि जो बायर है वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, क्योंकि गुड इन्फीरियर क्वालिटी के हैं, तो सिर्फ इतना काम वो कर सकता है, इसके एक्सेस में वो काम नहीं कर सकता है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी आर्बिट्रेटर को ये डिसाइड करना है कि एक सर्टेन लैंड है तो उसकी बाउंड्रीज़ के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है, तो वो सिर्फ उसकी बाउंड्रीज़ के रिगार्डिंग ही अपना जो डिसीजन है वो दे सकता है। वो ये नहीं बता सकता कि जो लैंड है उसका ओनर कौन है, यानी कि जो लैंड का टाइटल है उसे वो डिसाइड नहीं कर सकता। वो सिर्फ बाउंड्रीज से रिगार्डिंग जो डिस्प्यूट है उसको ही रिजॉल्व कर सकता है और उस पर ही अपना अवार्ड पास कर सकता है। अगर वो उस लैंड के टाइटल के रिगार्डिंग कोई डिसीजन दे देता है तो फिर वो उसकी अथॉरिटी से एक्सेस हो जाएगा, यानी कि वो एक एक्सेस वर्क हो जाएगा जो कि उसको असाइन ही नहीं था और वो काम नहीं कर सकता है। यही चीज़ हमें बताई गई है कि जो आर्बिट्रेटर है उसको स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर ही काम करना चाहिए। कोई भी एक्सेस अथॉरिटी अगर उसके पास नहीं है तो उसे वो फंक्शन नहीं करना चाहिए। जो भी आर्बिट्रेटर होता है उसे नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें फॉलो करना होता है। और नेचुरल जस्टिस के प्राइम रूल्स क्या हैं? टू एक्ट फेयरली, इन गुड फेथ, विदाउट बायस एंड इन जुडिशियल टेम्पर, यानी उसे फेयरली एक्ट करना होगा, गुड फेथ में एक्ट करना होगा, बायस नहीं होना है किसी भी पार्टी के प्रति, यानी फेवरिज्म नहीं शो करना है, और जुडिशियल टेम्पर के अंदर रहते हुए उसे जो भी अपने डिसीजंस हैं वो लेने हैं। उसको दोनों पार्टी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी होगी ताकि वो अपना केस प्रेजेंट कर सकें, और वो किसी भी एक पार्टी को दूसरी पार्टी के बैक पे हेयर नहीं कर सकता। मान लीजिए एक पार्टी से वो अलग बात कर ले और दूसरी पार्टी से अलग बात कर ले, ऐसा वो नहीं कर सकता। दोनों पार्टीज़ को सामने रखकर सबके सामने ही वो जो पार्टीज़ हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, वो अकेले में किसी और पार्टी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हैं नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें भी एक आर्बिट्रेटर को फॉलो करना होता है। अब मान लीजिए हमने एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए थे, तो जो भी आर्बिट्रेटर होगा उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो बाकी सारे आर्बिट्रेटर्स के साथ मिलकर काम करे। उसको जितनी भी आर्बिट्रेटर्स की मीटिंग होगी उसमें प्रेजेंट होना होगा, जितने भी विटनेसेस होंगे या पार्टीज़ होंगी उनको एग्जामिन करना होगा बाकी सारे आर्बिट्रेटर्स की प्रेजेंस में। वो कोई भी काम अकेले नहीं कर सकता। अगर हमने कई सारे आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए हैं तो उनको जॉइंटली एक्ट करना होगा, वो इंडिविजुअली एक्ट नहीं कर सकते हैं। और सबसे मेन जो ड्यूटी है आर्बिट्रेटर की वो ये है कि उसको एंड में अपना फाइनल अवार्ड देना होगा डिस्प्यूट के रिगार्डिंग। जो भी डिस्प्यूट उसे प्रेजेंट किया गया था उसके बाद जो भी उसने विटनेसेस को एग्जामिन किया, पार्टीज़ के जितनी भी रिलेवेंट पॉइंट्स थे उनको सुना, उसके बाद उसे उस डिस्प्यूट पर अपना एक अवार्ड पास करना होगा, अपना एक डिसीजन देना होगा, जो कि हमें सेक्शन 31 के अंदर बताया गया है। और वो जो अवार्ड होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा जितनी भी पार्टीज़ उस डिस्प्यूट से रिलेट करती हैं उनके ऊपर। और जितना भी टाइम मेंशन है उस टाइम के अंदर उसे उस अवार्ड को साइन भी करना होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल for more such educational content. Thank you for watching.